हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, है ना। तो भाई देखो, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, क्योंकि स्कूल में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है ना। आपको ये प्योर है ना कंपटीशन है ना, प्योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे स्टडी करिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने अब तक ये 5वां लेक्चर है शायद, हाँ, तो अगर आपने सारे लेक्चर्स को देखा है और आपने सीरियसली इसके नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्लूइड में, है ना। आप देखोगे चीज़ें कैसे जुड़ती हुई चली जाने वाली हैं, और इसके आने वाले लेक्चर तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। धीरे धीरे अपन लेवल अप करने वाले हैं, है ना। शायद आज जितना मैंने सोचा है वो ना कंप्लीट हो पाए, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपको जो फ्लूइड है वो, उसके लिए पहले तो 2 पॉइंट आपको लिख लेने अपने कॉपी में, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फ्लूइड इन एक्सीलरेटेड फ्रेम आपका जो है वो हेडिंग है। बोला जा रहा है कि व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट द लेयर्स ऑफ द लिक्विड आर नॉर्मल टू इफेक्टिव ग्रेविटी। अब ये चीज, ये जो लाइन है ना, मैं आपको शुरुआत से आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि जब भी लिक्विड रुकता है ना, तो वो अपने ग्रेविटी या इफेक्टिव ग्रेविटी, एक यहाँ पे वर्ड है, या नेट एक्सीलरेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो नॉर्मल यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज शुरुआत से मैं बोल रहा था। और इन अ लेयर ऑफ फ्लूइड पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, है ना, इन अ लेयर ऑफ फ्लूइड पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड प्रेशर रिमेन्स सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। मतलब जो भी लिखा है कि भैया देखो, ये भी मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था, सेम लेयर ऑफ सेम फ्लूइड जो होगा सेम प्रेशर होगा। अब आपको मुझे ये भी चीज़ आज आपको समझानी है। तो पहले यहाँ पे मैं देखूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नीचे, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ पे 2 चीज़ें समझानी है। वो 2 चीज़ें पहले आप 2 फिगर से समझिएगा। मैं यहाँ पे 2 कंटेनर ले रहा हूँ, है ना, 2 कंटेनर अपने पास है। मैंने क्या किया है, दोनों कंटेनर में इसे ओपन मान के चलते हैं, वरना आप जीरो वगैरह का लोचा हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये एक कंटेनर है और हमने इसमें क्या किया है, ऐसे लिक्विड भर दिया है। तो लिक्विड क्या होगा, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर रुक जाता है। यस सर, हमने तो ये पढ़ के रखा है, अब बोलोगे भी। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स भी ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट अपने पास ए है, एक पॉइंट अपने पास बी है, एक पॉइंट अपने पास सी है, एक पॉइंट अपने पास डी है। और आपका जो लिक्विड है वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर जो नेट एक्सीलरेशन है या इफेक्टिव ग्रेविटी वो सिर्फ जी है, तो आपकी जितनी भी लेयर्स होंगी लिक्विड की, वो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगी, फिट हो जाएंगी, यानी सेट हो जाएंगी। क्लियर है बात? अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, मुझे बताओ प्रेशर एट ए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पी एटमॉस्फेयर होगा। प्रेशर एट बी कितना होगा, वो भी पी एटीएम होगा। दोनों पे प्रेशर बराबर क्यों है, आप बोलोगे सर सेम लिक्विड है और सेम लेयर, और सेम लॉजिक से आप प्रेशर एट सी बराबर प्रेशर एट डी बोलोगे, और ये आपका निकल के आएगा। मान लेते हैं यहाँ से ये वाली हाइट जो है वो एच है, तो हो जाएगा पी ए टी एम प्लस एच रो जी। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, नो डाउट, मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो बात बताने वाले हूँ वो समझिएगा। अगर आप इस लिक्विड को, इसी डब्बे को ए एक्सीलरेशन से खींच लो तो क्या होगा, आप इस फिगर को इमेजिन कर पा रहे हो? अगर आपके आसपास कोई भी कंटेनर है, कोई भी डब्बा है, कोई भी बर्तन है, मतलब बर्तन बोल दो, उसमें आप पानी भरो और पानी को ऐसे एक्सीलरेट करो। मतलब आप जब देखोगे फिगर बना के, सॉरी, जब आप उसे एनालाइज करके देखोगे, तो आप ये चीज़ देखोगे कि अगर ये बर्तन इधर की तरफ जा रहा है, बर्तन का एक्सीलरेशन ए है, तो आपका जो लिक्विड है वो ऐसे सेट हो जा रहा है, जो लिक्विड है वो ऐसे सेट हो जा रहा है। अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर आपका एक पॉइंट ए था, यहाँ पर आपका एक पॉइंट बी था, यहाँ पर आपका एक पॉइंट सी था, और यहाँ पर एक पॉइंट आपका डी था। ऐसे सेट होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे ये बता। यहाँ पर क्यों? क्योंकि अब ध्यान से सुनो, अब आपको मजा आने वाला है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, करके देखो एक बार। अरे करो ना, करो ना, वो करो ना, मैंने बोला था ना, जाके करो एक्सपेरिमेंट।
हाँ आप सुनो, जब करोगे तो देखोगे ऐसा होगा। अब ऐसा होता क्या है पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने बोला था कि आप सूडो फोर्स पढ़ के आओगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अगर मैं इस कंटेनर में बैठ जाऊं और आपको सूडो फोर्स बनाने को लिए बोलूं तो सूडो फोर्स क्या होगा भाई, इस पॉइंट पर यहाँ पर एक एक्सीलरेशन आप देखोगे ऐसे लग रहा होगा जी, और इस पॉइंट पर एक सारे लिक्विड पर एक प्रेशर पीछे की तरफ, सॉरी एक एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा होगा, ये होगा। अब नेट एक्सीलरेशन आपका इधर की तरफ ऐसे का ही आता है, ऐसे आता है, ऐसे, जिसे हम लोग जी इफेक्टिव बोलते हैं, और वही हमने लिखा था। समझे कि ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने कंटेनर को आगे चलाया और यहाँ पे अगर आप इसे सूडो फोर्स की मदद से देखो तो लिक्विड पर, मतलब लिक्विड तो रेस्ट में अभी भी, तो आपको एक फोर्स पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ग्राउंड से नहीं, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके देखो ना भाई, समझ आई बात? तो आप ये चीज देखोगे कि भाई इस पॉइंट ए पर या किसी भी एक पॉइंट पर लिक्विड में एक एक्सीलरेशन पीछे की तरफ ए आ रहा है और जी तो पहले से था, तो दोनों का जो इफेक्टिव फोर्स आता है, नेट जो आता है वो जी इफेक्टिव आता है और वो ऐसे आता है, तो उसके परपेंडिकुलर लेयर्स क्या होंगी, वो सेट होंगी, और यही रीजन है कि लिक्विड ऐसे सेट हो जाता है। जेई ने इसी पे 2004 में सवाल पूछा था 2 मार्क्स में, आसान था, लेकिन आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोच लेते कि नहीं सोच लेते कि भाई ए इधर था, ये इधर था। और जो आपको जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी ना अच्छा, वो कितने होगी, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगेन ये सब चीज़ें जुड़ने वाली हैं, आप इतना नोट कर लो पहले। तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, मैं ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ, है ना, मैं ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ। आप एक काम करो, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, देखो सी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पर है ना, सी पॉइंट यहाँ पर है और डी पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पर आप प्रेशर लिखो, मतलब आप बताओ कितना होगा। आप मुझे बताना ए पर, बी पर और सी पर प्रेशर कितना होगा, ए पर, बी पर और सी पर प्रेशर कितना होगा, फटाफट आप लिखो। लिखो लिखो लिखो, ये मिट क्यों नहीं रहा है यार, बस मुझे इतनी जगह चाहिए थी, है ना, लिख लिए। अब देखो आप लोग गलती क्या करते हो, आपने पढ़ा तो होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया था, मेरे इतने कहने के बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्या लगता पता है कि भाई देखो प्रेशर एट ए बराबर पी एटीएम होगा, नो डाउट, क्योंकि इसके ऊपर पूरे की गैस के पार्टिकल्स हैं, ऐसे गैस के पार्टिकल्स होंगे और वो इसे पी एटीएम से दबा रहे हैं। प्रेशर एट बी भी पी एटीएम होगा, क्योंकि वहां पर भी गैस ही दबा रही होगी। समझ आई बात, समझ आई बात? लेकिन आप लोग अब गलती क्या करते पता है, आप बोलते हो प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी होगा, भाई ये नहीं होता है। आप बोलोगे सर बी और सी तो सेम लेवल पर है। अब ध्यान से सुनो, आपने अपने मन में एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, आपने बोला प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी होगा, क्योंकि सर ये दोनों तो सेम लेवल पर हैं। आपने मुझे बताओ, मैंने आपको कहां पर लेवल बताया था? मैं हर जगह आपसे लेयर लेयर चिल्ला रहा हूं, सेम लेयर ऑफ सेम फ्लूइड। भाई देखो ए और बी पर प्रेशर सेम होगा, नो डाउट, क्योंकि ये एक लेयर पर आ रहे हैं, पर भाई बी और सी एक लेयर पे थोड़ी ना आ रहे हैं, सी इस वाली लेयर पर आ रहा है, तो सी और डी पर देखो यहां पे लिखा भी गया दूसरे पॉइंट में। तो अब ये चीज गलत है, ये आपकी गलती होती है, तो आप ये लिखिएगा प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी होगा। क्यों? क्योंकि सेम लेयर पर है। कुछ चीजें आप और लिख लीजिएगा कुप्चे में कि भैया देखो प्रेशर एट ए कम होगा प्रेशर एट सी से। सर वो क्यों? भाई लिक्विड है, नीचे जा रहा है, दबेगा। और प्रेशर एट बी, ये जो भी कर दो यार, समझ तो गए ही होगी कि बी पर प्रेशर ए पर प्रेशर के बराबर होगा और सी और डी पर बराबर होगा। डी पर जो प्रेशर होगा वो बी से ज़्यादा होगा, सी पर जो प्रेशर होगा वो ए से ज़्यादा होगा। आप इतनी बात समझ पाए? बोलो बोलो पहले, ये चीज़ समझ पाए? आप गलती क्या करते हो, आप बोलते हो सेम लेवल। भाई सेम लेवल मैंने आज तक नहीं बताया,
आप स्कूल में कहीं सुन लेते हो कि सेम लेवल पर जो होता है वो सेम होता है। भाई सेम लेवल पर इसमें सेम होगा क्योंकि यहाँ पर लेवल सेम है, पर जब आप लिक्विड को एक्सीलरेट कर देते हो तो लिक्विड की लेयर ऐसे सेट हो जाती है। अब लेयर आप वर्ड याद करो, ठीक है। तो अब इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लो पहले, तो फिर हम आगे बात करते हैं। आपके सामने एक सवाल है, अभी जो पढ़ा उसी के बेस पे, आसान सा सवाल है, PYQ में पूछा भी गया था, 2004 का है। आप फटाफट इसे क्या कर दो, टिक कर दो कि भैया चूज द करेक्ट डायग्राम। पहला वाला सही है कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला। तो भाई आंख बंद करके अब तो आप लोग तीसरा चूज ही कर दोगे, ठीक है। हम लोग अब आगे बात करते हैं, है ना, कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब आगे हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं कि कितने एंगल बना रहा होगा। अगर आपने फ्लूइड को ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करा दिया तो वो कितना एंगल बना रहा होगा, तो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो सवाल चाहे मान के करिए, चाहे आप इसे एक कॉन्सेप्ट मान के करिए, कुछ भी करके करिए, पर आपको वो रिजल्ट याद भी होना चाहिए। आप इसे सवाल मान के करो चाहे जो भी कर लो, है ना। तो कहानी क्या है, आप इसे कॉन्सेप्ट मान के ही कर लो। तो सवाल ये है कि आपके पास एक कोई फ्लूइड था, फ्लूइड को आपने एक कंटेनर में भरा और ए एक्सीलरेशन से उसे एक्सीलरेट कर दिया। तो आपने अभी बताया कि जो आपका लिक्विड होगी वो ऐसे लेयर बना के क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगे। हमने भी बोला ठीक ही है, यहाँ पर दो एक्सीलरेशन आएगी, एक तो ग्रेविटी होगी और एक तो ए होगा। तो अब आपका जो फ्लूइड है वो कितना एंगल बना रहा है, हमें ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एंगल पूछ रहा है कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा। अब आपको ये एंगल बनाना है तो आपको सीखना भी है, ध्यान से सुनो, है ना। अब सवाल वगैरह लिख लो, है ना। फाइंड द एंगल मेड बाय लिक्विड, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, फाइंड द एंगल मेड बाय लिक्विड, find the angle made by liquid from horizontal with horizontal if the liquid is accelerated, जैसे लिक्विड बोल दो, हाँ, लिक्विड इज एक्सीलरेटेड विद ए, एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली विद ए, कि हमें लिक्विड का बताना है कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, यानी ये एंगल बताना है ना। और डेंसिटी वगैरह हम तो रो मान के चलते हैं हमेशा से। अब ध्यान से सुनना कि भाई अब चाहे आप डायग्राम बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, सबसे चल जाता है। अब ध्यान से सुनो कि भाई ये एंगल मान लो बना रहा होगा, फिगर में यहीं पे समझिएगा सब कुछ है, छोटा सा नुन्नू सा कॉन्सेप्ट है। भाई यहाँ पर ग्रेविटी लग रही होगी जी, इस पॉइंट पर अगर ऐसे देखें तो, और यहाँ पर आपका ए लग रहा होगा पीछे की तरफ। भाई अगर आप इसे सूडो फोर्स की मदद से करो तो ऐसे लग रहा होगा, मैं इसी फिगर में बना रहा हूँ, ये आपका ए हो जाएगा। जो आपका जी इफेक्टिव होगा वो इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा लेयर के। मैं इसे मिटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये आपका जी इफेक्टिव आ रहा होगा, भाई जी तो ऐसे होगा, क्लियर है बात। अब मुझे आप सिर्फ समझाना कि भाई ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बोलो होगा ना, ये 90 माइनस थीटा। और ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, ये लेयर और जी इफेक्टिव के बीच का एंगल आप पढ़ चुके हो 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा ये है तो ये थीटा हो जाएगा। तो आप देखो ये चीज़ इमेजिन करो, ये आपका ए है, ये आपका जी है, ये आपका जी इफेक्टिव है, और ये एंगल आपका थीटा है। तो आप यहाँ से क्या tan थीटा नहीं बता सकते कि tan थीटा बराबर ए बाई जी हो जाएगा, और आपका जो थीटा है वो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई जी के। और आपने सेम, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था,
आप ये बॉब वाला केस पढ़ के आइएगा कि जब आप एक कार से या एक किसी ट्रेन से आप किसी बॉब को लटकाते हो और ट्रेन या कार का एक्सीलरेशन ए होता है तो वो पीछे जाता है तो किसी हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाता है थीटा। तो यहाँ से भी आपका सेम रिजल्ट आया था tan थीटा बराबर a/g। अब मैंने इसीलिए बोला था सूडो फोर्स आप पढ़ के आइएगा, आप उसका रिवीजन करके आइएगा ताकि आपको इस वाले लेक्चर में थोड़ा सा इरिटेशन ना हो, थोड़ा सा भी, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है ना हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग से चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसे नोट कर लो। एक सवाल था, बहुत छोटा सा सवाल था, है ना, कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे हम एक सवाल करते हैं फिर आपको आगे बताते हैं, है ना। तो अब इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम आते हैं एक सवाल के साथ। आपके सामने एक सवाल है, आप इस सवाल को पढ़िए। बोल रहा है फिगर शोज यू ट्यूब filled with liquid if the tube is accelerated with acceleration a horizontally find the height difference between the two ends of the tube। क्या आपको सवाल समझ आया? देखो सवाल बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान है, पर एक बार में बच्चों को समझ नहीं आता है, मतलब छोड़ देते हैं, स्किप मार देते हैं। मैंने भी मारा था। बहुत आसान है। कैसे करेंगे बताएं? आप पहले इस सवाल को समझो। अगर ये एक्सीलरेशन ए नहीं होता तो क्या होता? तो अगर ये एक्सीलरेशन ए नहीं होता तो होता कुछ ऐसा कि यहाँ पे इस वाले ट्यूब में, मतलब दोनों साइड वाले ट्यूब में लिक्विड का लेवल सेम होता। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अरे बोलो भाई। अच्छा बोल तो थोड़ी ना पाओगे, पहले बताओ ये बात समझ आई? बोलो बोलो कि अगर मैं इसे ऐसे छोड़ देता, ये एक्सीलरेशन ए ना होता तो ये क्या ऐसे होता। जैसे ही आपने इसे एक्सीलरेट किया तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट यूज करो भाई। मान लो कि ये कंटेनर में होता तो क्या आप इसे ऐसे टिल्टेड नहीं मानते, ऐसे करके? बोलो बोलो। ये करते। अब ये लिक्विड जो है यहाँ से कितने एंगल पे है बताना ज़रा? थीटा। और यही हाइट आपसे पूछा है, हाइट डिफरेंस h। अब मुझे बताओ tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था? tan थीटा बराबर a/g, भाई यही तो पढ़ा था। tan थीटा बराबर क्या होता है? a/g, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैं स्किप हो रही होंगी। तो अगर मान लो ये लेंथ l है, ठीक है, तो आप यहाँ से इस फिगर से tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं? अरे ठीक है गलती हो गई, l नहीं दिए थे, तो यहाँ से क्या हो जाता? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब दोनों को आप इक्वेट कर दो तो a/g इज इक्वल टू h/l। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा LA/g। बताओ सवाल कितना ज़्यादा आसान था? टफ था? नहीं था। बस आपको ऐसा कर लेना था। करने के बाद भी काफ़ी लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा इसका आंसर यही होगा। बोलेंगे ऐसे ऐसे कर दिए, इतना टफ सवाल देखने में लग रहा है, 2 लाइन का आंसर थोड़ी ना हो सकता है। भाई जब यही है तो और क्या करेंगे? पता है ऑफलाइन में क्या होता है? मतलब हमने सवाल कर दिया, ऐसे कराए, अब बच्चा बोल रहा है सर इतना कठिन सवाल इतनी 2 लाइन में कैसे हो गया? अब आप ही लोग की मतलब माया है भाई, कुछ भी कर सकते हो। बोल रहे सर ऐसा नहीं होगा, आप गलत पढ़ा रहे हो। सीधे भरी क्लास में सर आप गलत पढ़ा रहे हो, है ना। चलो इसको नोट करो आप पहले, फिर हम आगे एक अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो नोट करिए। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं देखो अब तक आपने जो पढ़ा ठीक ठाक था। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम में किसी पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखते हैं, है ना, किसी पॉइंट पर। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। आप हेडिंग डालिएगा पहले एनालिसिस ऑफ HρG। आप अपनी कॉपी में पहले हेडिंग डालिएगा HρG। उसके बाद, क्योंकि आपने तो HρG पढ़ लिया, किसी पॉइंट पर प्रेशर लिखना आपने सीख लिया है, P बराबर HρG होता है, नो डाउट। पर मुझे आपको इसकी एनालिसिस करवानी है, मुझे आपको इसमें कुछ चीज़ें सिखानी है। चलिए मान लेते हैं अपने पास कोई ऐसे एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर के रखा था, है ना, h हाइट तक या किसी भी हाइट तक हमने भर के रखा था। मान लेते हैं ये वाली हाइट h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट h थी, ठीक है। अब यहाँ पर
ये कंटेनर हमने ओपन मान लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के लेयर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। तो मानते हैं यहाँ पर जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर PATM होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के नीचे आप आ रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट A है, आप मुझे बताओ A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो क्या आप लिख सकते हो? बोलेगा हेलो है सर, हम तो सीख चुके हैं, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू PATM प्लस H रो जी। हम बोलेंगे बढ़िया, गुड। अच्छा, आप क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ से इस लाइन के लॉन्ग मैं गया x डिस्टेंस दूर पे और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला B, मुझे क्या आप बता सकते हो पॉइंट B पर प्रेशर कितना होगा? आप बोले कि सर आपने सिखाया था कि सेम लेयर और सेम लिक्विड अगर हो तो प्रेशर सेम होता है, तो PB और PA पर प्रेशर सेम होगा और A पर प्रेशर कितना है PATM प्लस H रो जी। हमने बोला वेरी गुड, अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो बहुत बढ़िया। पर हम लोग क्या करने वाले, एनालिसिस ऑफ H रो जी करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में H क्या होता है, रो क्या होता है और G क्या होता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। चलो, जब आपने H रो जी लिखा था इस फॉर्मूले में, आप ध्यान दो, जब आपने PA बराबर PATM प्लस H रो जी लिखा था, आप मुझे बताना कि इसमें H क्या था। सर हाइट थी। अब यहां पे मैं कुछ चीजें ऐड करने वाला हूं। ये आप हाइट चल रहे हो या लेंथ चल रहे हो अलोंग एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनो, अगर ये ऐसा लिक्विड था तो इसमें एक्सेलरेशन किधर था, इधर की तरफ था। तो ये जो H है ये क्या है, लेंथ अलोंग एक्सेलरेशन। कि भाई ये जो आपका H है वो क्या है, लेंथ अलोंग एक्सेलरेशन। और कहां से आप ले रहे हो, इस सरफेस से ले रहे हो, और ऊपर वाली की सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। तो फ्रॉम फ्री सरफेस जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप फ्री सरफेस से देख रहे हो, मतलब यहां से नीचे आ रहे हो और G के डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आप H रो जी ऐड कर रहे हो। समझ आई बात? लेंथ अलोंग। ये रो क्या है, रो आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है या फ्लूइड है, कुछ भी मान लो आप। क्लियर है बात? ये G क्या है, G नेट एक्सेलरेशन है, या आगे चल के हम इसी को बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी, या बोलना शुरू भी कर चुके हैं हम लोग इफेक्टिव ग्रेविटी। अगर यहाँ पे कोई और एक्सेलरेशन आता तो अंडर रूट में A² प्लस G² होता, पर यहाँ पे A नहीं है तो A की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका G इफेक्टिव की जगह पे G आता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे आपका इफेक्टिव ग्रेविटी ही है जो कि ग्रेविटी के बराबर है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब आप इसी चीज को अप्लाई करो, मतलब आपको अगर जब फॉर्मूला लिखते हो तो क्या करते हो, आप देखो कि आप अगर ऐसे आए, एक्सीलरेशन के अलॉन्ग कितना चले हो, आप G चले हो, तो आप एक्सीलरेशन के अलॉन्ग लिखते हो। यानी यहाँ पे ये जो H हाइट होती है वो क्या होती है, लेंथ अलॉन्ग एक्सीलरेशन फ्रॉम फ्री सरफेस। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम B पर एक्सीलरेशन लिखने वाले हैं। कहाँ पर लिखने वाले हैं, B पर। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर आप प्रेशर एट B पॉइंट लिखे तो आप क्या किए, पहले यहाँ से यहाँ होगे, भाई B जाना है तो पहले यहाँ से यहाँ होगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। तो प्रेशर एट B लिखने के लिए आप फ्री सरफेस पर लिखोगे प्रेशर PATM प्लस आप H नीचे आ रहे हो अलॉन्ग एक्सीलरेशन H रो जी, प्लस आप X दूर जा रहे हो, X डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, इनटू इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, सर कोई एक्सीलरेशन तो 0। तो प्रेशर एट B इज इक्वल टू आपका PATM प्लस H रो जी आया कि नहीं आया? क्या आपको ये समझ आया? यानी आप अगर जैसे किसी भी लाइन के लॉन्ग जाते हो, आप इस लाइन के लॉन्ग गए, भाई आप देखो A से पहले A पर आए तो A के अलॉन्ग आप कितना आए, यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी थी, H थी। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना था, G था, हमने वहां पे लिखा। यहां से यहां गए तो कितना चले आप, X चले। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी थी, रो थी। एक्सीलरेशन कितना था, 0 था, तो वो लिखा। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? क्या दोनों रिजल्ट सेम आए? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये हमने एनालिसिस की किसकी, H रो जी की। हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं, तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पे। क्या आपको ये बात समझ आई? अरे बोलो भाई, क्या समझ आई कि नहीं आई, है ना? अब हम लोग बात करने वाले किसी भी एक्सीलरेटेड फ्रेम में, यानी अब हमारा क्या एक लेवल ऊपर जाने का क्या मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कंटेनर को हम A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर देंगे, ऐसे
इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर देंगे, ग्रेविटी जी ऐसे रहेगी। तो हमको किसी पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन लिखना होगा। आपको पिछली क्लास में बताए थे, अब यहाँ पे आप एच रोजी नहीं कर पाओगे, तो वो लिखना आपको मुझे सिखाना, और वो आप तभी सीखोगे जब आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, चलिए फिर अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर एट एनी पॉइंट, लेकिन यहां पर हम लोग पॉइंट पी मान के लिखेंगे, पॉइंट पी इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम लोग किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन लिखने वाले हैं, सॉरी प्रेशर लिखने वाले हैं, माफ कीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में एक लिक्विड आपने भरा था और आप इस कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से ऐसे चलाने लग गए हो। अब ग्रेविटी ऐसे है तो आप सबको पता चल गया होगा कि जो लेयर्स होंगी लिक्विड की ऐसे सेट हो जाएंगी, इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ऐसे सेट हो जाएंगी। ठीक, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आपको पिछले क्लास से सिखाया गया था कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, जो एंगल यहाँ से बन रहा होगा थीटा, ये tan थीटा बराबर कितने के होता है, a/g के। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अरे बोला भाई, रिवाइज किया हो कि नहीं किया? क्या चाचा कर लिया करो रिवाइज, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। tan थीटा बराबर a/g हो गया, tan थीटा बराबर a/g। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पॉइंट P लेने वाले हैं, उस पॉइंट पर हम लोग एक्सेलरेशन लिखने वाले हैं। अब काफ़ी लोग को नहीं समझ आया होगा, देखो कैसे हुआ था भाई। ग्रेविटी इधर है G, A इधर की तरफ चला जाएगा A, और आपका नेट एक्सेलरेशन इधर आएगा, जिसे आप G इफेक्टिव बोलते थे। और यहाँ पे आपका जो G इफेक्टिव है उसकी वैल्यू होती थी √में a² + g²। ये रिवीजन नहीं है, अभी इसका यूज है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन देखो, जितनी भी सरफेसेस हैं वो इस वाले G इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होंगी। तो हमने क्या बोला कि भाई देखो, इसी लाइन पर हमने एक पॉइंट P लिया है। ध्यान से देखो आप पहले, अब इसी पॉइंट पर इस लाइन के लॉन्ग, G इफेक्टिव के लाइन के लॉन्ग हमने वो पॉइंट P लिया है। अभी के लिए समझाने के लिए, बाद में आप कहीं और ले लीजिएगा, पर अभी समझाने के लिए हमने ये जो पॉइंट P लिया है वो G इफेक्टिव की लाइन पे लिया हुआ है। कहाँ पे लिया हुआ है? G इफेक्टिव की लाइन पर लिया हुआ है। थोड़ा फिगर बड़ा बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। मेरा क्या, मैं इसे रफ करूंगा, बिठा के दोबारा दिखा दूंगा। क्लियर बात? तो लिखिए यहां पर वी हैव अ पॉइंट P। देखो यहां पर अपने पास एक पॉइंट P है ना, वो कहां पे है, लिक्विड में है, इन लिक्विड। और ये पॉइंट P हमने, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए जानबूझकर G इफेक्टिव के लाइन के अलोंग माना हुआ है ना, और किसी भी लेयर पे हो सकता है। तो इन लिक्विड सच दैट अब ये देखो किसी लेयर पे है, ऑब्वियस बात है, मैंने कहीं उल जलूल जगह पे नहीं माना है। सच दैट इट लाइज अलोंग the line of G effective, अब इससे फायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इससे फायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास यहाँ पे एक टाइप का ही मार्कर है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये जो G वाला पॉइंट है ना। या मैं एक काम करता हूँ, इसी फिगर को दोबारा बना देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास कंटेनर हुआ करता था, मतलब है। इस कंटेनर में हमने जो लिक्विड भरा हुआ है वो ऐसे लेयर के फॉर्म में सेट हो चुका है, ऐसे लेयर्स के फॉर्म में सेट हो चुका है। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन A है और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन G था। इसके अलोंग हमने यहाँ पर एक पॉइंट P माना हुआ है। ये G इफेक्टिव की लाइन है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
हमने क्या किया, इस पॉइंट P, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट होंगे, देखो इन सारे पॉइंट्स पे, ये ए वाला लाइन है, ये ए वाली लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फ्री सरफेस है। क्या है? फ्री सरफेस है, प्लीज, है ना। अब ये आपको जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, मतलब ये पॉइंट हो गया, चाहे यहाँ पे हो गया, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, हर एक पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होगा, सॉरी प्रेशर होगा, वो कितना होगा, PATM होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर भी एक पॉइंट माना है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, PATM होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है ना, इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, PATM होगा। यहाँ पर एक पॉइंट हमने माना है, यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा, PATM होगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि भाई, अब मैं मान रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी आपको जो एनालिसिस सिखाई उसके अकॉर्डिंग, जो आपको एनालिसिस सिखाई उसके अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, और यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो y है। इस वाले लाइन के अलोंग आप g इफेक्टिव के अलोंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, ये जो डिस्टेंस है वो z है। समझिएगा इस बात को, फिर समझा रहा हूँ फिगर को। मतलब ये आप यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो PATM होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये फ्री लेयर पे है, इसके ऊपर सिर्फ गैसेस हैं, तो यहाँ पर PATM होगा, यहाँ पर PATM होगा, यहाँ पर, मतलब हर एक पॉइंट पर इस लेयर के ऊपर वाले हर जगह पर जो प्रेशर होगा वो PATM होगा। क्लियर है बात? हमने क्या किया, जो पॉइंट P था ऐसा माना कि पॉइंट P इस वाली लाइन से x डिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ से y डिस्टेंस है, और यहाँ से z डिस्टेंस पे है। क्या आपको समझ आया? अब आपको जो एनालिसिस सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। पॉइंट P ने से पॉइंट A मान लेते हैं, आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें पॉइंट A की प्रेशर की, अगर मैं इस वाली लाइन के अलोंग लिखूं, अलोंग x एक्सिस, है ना, मैं अलोंग x एक्सिस की अगर बात करूं, अलोंग x एक्सिस अगर मैं बात करूं प्रेशर लिखने के लिए, तो आप ध्यान से देखो, PATM यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ से चल रहे हो, तो यहाँ का प्रेशर कितना है, PATM प्लस। सर प्लस क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ग्रेविटी के अलोंग चल रहे हो। किसके अलोंग चल रहे हो? ग्रेविटी के, सॉरी एक्सीलरेशन के अलोंग चल रहे हो। अब देखो उसमें क्या किया था आपने, देखो उसमें एक चीज़ बताना भूल गया मैं, आप उसे ऐड कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, जब आप ऐसे चल रहे थे ना ग्रेविटी के अलोंग, तो आप क्या करते थे, P प्लस H रो जी करते थे। आप एक काम करो, ग्रेविटी के उल्टा चलो, यहाँ गए फिर ऊपर जाओ, तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप G के अपोजिट चल रहे हो, तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे। अगर यहाँ का प्रेशर ये है और मैं यहाँ का प्रेशर आपसे पूछूं तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर देखो ऐसा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। समझिएगा आप प्लीज, प्रेशर एट A आपका PATM है, प्रेशर एट B आपका PATM प्लस H रो जी है, प्रेशर एट C आपका PATM, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो आपका आया H रो जी प्लस x रो इंटू 0, और ये सॉल्व करके आया PATM प्लस H रो जी। अगर मैं बात करूं प्रेशर एट D की, तो आप कैसे लिखोगे, प्रेशर एट D? आप बोलोगे सर देखिए, हम पहले लिखेंगे A का प्रेशर, फिर आएंगे B पर, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो ग्रेविटी के अलोंग तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन नहीं है तो प्रेशर का कोई चेंज नहीं आएगा, पर ऊपर जा रहे हो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्रेशर घटेगा। तो आप लिखोगे H रो जी प्लस 0 माइनस प्लस 0, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस, फिर से प्लस लिख रहा हूँ, माइनस H रो जी, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको D का प्रेशर PATM मिलेगा। तो कॉपी में पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। ये मुझे आपको पहले समझाना देना चाहिए था, पर कोई नहीं, समझा तो दिए ही ना। नोट करिए इसको पहले, तो नोट करिए भाई, जगह होगा नहीं है मेरे पास, अब मैं बिटा रहा हूं। तो अब ध्यान से देखिए पहले कि भाई अगर मैं अलोंग x एक्सिस आपसे बोलूं प्रेशर लिखने के लिए, कुछ ज़्यादा ही मिट गया ना, चलो कोई नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं अलोंग x एक्सिस आप प्रेशर लिखो, तो क्या लिखोगे, PATM
प्लस ध्यान से देखो यहां से यहां चल रहे हो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। क्या हो गया इसको, 2 मिनट रुको तो। अब ध्यान से देखिए पी ए टी एम प्लस, अब देखो एक्सीलरेशन के अलोंग चल रहे हो ए, क्या हो गया इसको यार, यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है, ए यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, देखो प्लस एक्सीलरेशन के अलोंग कितना चले, एक्स चले हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, और यहां से यहां जाते टाइम आपको एक्सीलरेशन कितना मिला था, यहां से यहां जाते टाइम आपको एक्सीलरेशन कितना मिला था भाई, ए मिला था। तो आप लिखोगे एक्स रो ए। क्या बात समझ आई, ये आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अगर आप सर हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, यस आप वाई एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हैं ऐसे। यहां का प्रेशर कितना है, PATM, कितना नीचे वो पॉइंट है, वाई, तो आप देखो प्रेशर एट पॉइंट ए आप लिखोगे PATM प्लस कितना नीचे आ रहे हो, वाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, और कितना एक्सीलरेशन है, जी, तो वाई रो जी हो जाएगा। अगर हम बात करें क्या अलोंग जी इफेक्टिव हमें कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आप अलोंग जी इफेक्टिव लिखने के लिए कोशिश करो तो क्या मिलेगा, प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां पे देखो PATM से कितना नीचे आ रहे हो, ग्रेविटी के अलोंग, या आप सोचो एक्सीलरेशन के अलोंग कितना चल रहे हो, तो PATM प्लस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, जेड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, कितना एक्सीलरेशन है, जी इफेक्टिव है। या आप एक लाइन और लिख सकते हो, PA इज इक्वल टू PATM प्लस जेड रो अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आई? मैंने आपको क्या समझाया था कि यहां पे जो आप एच रोजी यूज करते हो, कहां गया जो भी है, जो आप एच रोजी प्रेशर में यूज करते थे, आपको मैंने उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन सिखाया कि ये क्या होता था, लेंथ अलोंग एक्सीलरेशन होता था, है ना, फ्रॉम फ्री सरफेस, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी होता था एक्सीलरेशन। अब देखो यहां पर PATM था, तो यहां से यहां जब जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना चले हो, एक्स चले हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना था, ए था, तो एक्स रो ए हो गया। अगर वाई के अलोंग लिखोगे तो यहां का प्रेशर PATM कितना चले हो, वाई चले हो, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी है, तो वाई रो जी हो जाएगा। अगर जी इफेक्टिव के अलोंग चेक करोगे तो कितना होगा, PA यानी ये वाला पॉइंट का प्रेशर, PATM यहां का प्रेशर, प्लस, क्यों सर प्लस करेंगे, क्योंकि आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में चल रहे हो। माइनस कब आता, अगर आप यहां से ऊपर जाते। अब यहां पे आप एक चीज लिख लीजिएगा कि अगर आप अलोंग एक्सीलरेशन जा रहे हो तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, और अगर अलोंग, या ऐसे लिखो अपोजिट, अगर एक्सीलरेशन के जा रहे हो तो आपका प्रेशर डिक्रीज करता है। और कितने से डिक्रीज करेगा, एच रो जी वाले फॉर्मूले से लगा देना, वो प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई, है ना? अब सर हम किससे लिखें, भाई किसी से भी लिखो, चाहे आप इस पॉइंट से लिखो, चाहे इससे लिखो, चाहे इससे लिखो, तीनों सेम। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल 3 इक्वेशंस आर सेम, है ना, ये सारी इक्वेशंस क्या हैं, सेम है, ये ऑल 3 इक्वेशंस आर सेम, मतलब ये सब सेम प्रेशर को रिपोर्ट कर रही हैं। पर सर देखने से तो लग नहीं रहा है, मैथमेटिक्स का यूज करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले आप इसको एक बार समझो, क्योंकि इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आए हुए हैं, है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो प्लीज आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट हो गया। चलिए, तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, PA इज इक्वल टू PATM प्लस एक्स रो ए, और दूसरा था PA बराबर PATM प्लस वाई रो जी, और तीसरा था PA बराबर PATM प्लस जेड रो जी इफेक्टिव। और मैंने आपको बताया था कि भाई तीनों सेम वैल्यू को रिपोर्ट कर रही हैं, तो अब अपने पास उसका प्रूफ भी है। हालांकि ये आप लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, पर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको एक फील दिलाने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई आपको बस ये लगे कि ये तीनों इक्वेशन सेम वैल्यू को रिपोर्ट कर रही हैं। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, इस वाले पोर्शन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
तो आप ध्यान से देखिए इस फिगर को पहले एक बार फिर से, क्योंकि इस फिगर से हमको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो पूरा फिगर ना बनाते हुए हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे ये एंगल थीटा था, यहाँ पे हमने वो पॉइंट माना हुआ था, है ना, पी वाला पॉइंट, ये अपना वो ए पॉइंट था, ये डिस्टेंस हमने एक्स लेके रखी थी, ये डिस्टेंस हमने वाई लेके रखी थी, और ये एंगल थीटा था। क्लियर है बात? मैंने सिर्फ उसका एक पार्ट बनाया है, वरना अगर मैं पूरा बनाता आपके प्राण पखेरु उड़ जाते अगर मैं उसमें एनालाइज करवाता। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ से मुझे बता सकते हो क्या tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या y बटे x हो रहा है? और आपने अभी पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है a बाई जी। अरे यार, ये a से इधर जा रहा है, g इधर है, तो a बाई जी हो जाएगा ना इसका। आप दोनों को क्या मर्ज कर सकते हो? कर दो, तो आपको मिलेगा y बाई एक्स इज इक्वल टू a बटे जी। होगा कि नहीं होगा? आप एक काम करो, यहां से y की वैल्यू निकालो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए बटे जी। बोलो हाँ कि ना? अब एक काम करो, इस y की वैल्यू निकाल के आप यहां पे पुट करो एक बार के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पी ए इज इक्वल टू, ऐसे यहां पे रखता हूं, तो मुझे मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस वाई की जगह पे एक्स ए बटे जी, तो एक्स ए बटे जी, और यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू जी। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एक्स रो ए। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो आ रही है। मतलब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में बराबर कर दिया। कैसे? विद यूज ऑफ मैथमेटिक्स। हमने x और y को आपस में रिलेट किया। जैसे ही मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट करी तो ये वैल्यू आ गई। बात समझ आई? हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। ऐसे ही हम लोग इन दोनों को भी इक्वल या इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। किन्हीं भी दो को हम आपस में इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सर वो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। अगेन मैं यही फिगर बनाऊंगा, पर इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा। अपने पास यही एक कंटेनर था, यहां पर ये एंगल थीटा था, और इस बार हमने, ध्यान से देखना पहले, जो आपका जी इफेक्टिव वाली लाइन थी वो के अलोंग ही तो हमने पॉइंट ए लिया था। और अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट और यहां से ये जो ट्रायंगल मिल रहा था, क्या आपको ये बात समझ आई? यही तो आपका था, ये x था, ये एंगल 90 होगा, और ये z था, और यहां पे आपका पॉइंट ए था। क्या ये ट्रायंगल समझ आया? फिगर एनालाइज करो, आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इतना आसान ये तरीके से आपको बताया गया है कि भाई जब आपको मैंने डेरिवेशन करवाया था तो आपको ये वाला लेंथ कितना था, x था, यहीं पे तो आपने पॉइंट पे माना था। सर नहीं, ये फिगर समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये देखो, अब समझ आया, ये आपका y था, ये आपका z था, तो मैं इसी को मिटा दे रहा हूं ना। आप इस वाली फिगर को देखो, आपका z यही तो था यार, और z और ये वाले लेयर आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिव और फ्री लेयर आपस में जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं ना पकड़ा। समझे? डाउट में मत रखना, वरना चला जाएगा, उड़ जाएगा। अब यहां से आप देखो, एनालाइज करो भाई। देखो, एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के नीचे वाला बेस। नहीं 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 नहीं, गलती हो गया। देखो देखो देखो, गलती हो गया, मिस्टेक। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये होता है बेस। तो ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप साइन थीटा लिखोगे, वो आपको मिल जाएगा साइन थीटा कितना मिल जाएगा? तो हाँ, साइन थीटा आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी जेड अपॉन एक्स मिल जाएगा, है ना। आप अगेन ये वाला ट्रायंगल यूज करो। देखो, tan थीटा में ये वाला ट्रायंगल आप यूज करो, तो ये आपका a था, ये आपका g था, और ये आपका g इफेक्टिव था। यहाँ से जब आप साइन थीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा a बटे g इफेक्टिव। आप दोनों को आपस में रिलेट करो तो आपको मिलेगा z बटे एक्स इज इक्वल टू a बटे g इफेक्टिव। आप z की वैल्यू निकालो तो z इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स a बटे g इफेक्टिव। आप इसी z की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आपको क्या मिलता है देखो। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस जेड की वैल्यू एक्स ए बटे जी इफेक्टिव, कैसा लिख रहा हूँ, जी इफेक्टिव,
और इनटू आपका रो इंटू जी इफेक्टिव था। जी इफेक्टिव से जी इफेक्टिव कैंसिल आउट हुआ, आपको पी ए इज इक्वल टू मिला पी ए टी एम प्लस एक्स रो ए। समझ आया? देखो तीनों सेम वैल्यू को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये आ गया, हमने इसको भी सॉल्व करके ये ला के रख दिया। तीनों तो सेम वैल्यू को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखो इसको आप कॉपी में चाहो लिखो चाहे ना लिखो, ये बस एक फील के लिए था कि भाई तीनों जो इक्वेशन है वो सेम वैल्यू से लिख रहे हैं। अब देखो इसको यूज करके हम कितने बढ़िया बढ़िया PYQs और जेई लेवल के सवाल करने वाले हैं। तो पहले एक काम करो, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो। आपके सामने एक सवाल है, तो आपको क्या करना है, राइट डाउन द प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी और डी। यानी आपको पॉइंट ए बी सी और डी पर प्रेशर की वैल्यू लिखनी है। सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो कंटेनर था वो इस बार क्लोज्ड है। पहली बात तो आप गलती मत करिएगा, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि आपका कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है। ये वाला एक्सीलरेशन ए है, नीचे की तरफ आपका जी आ रहा है। आपको ए पर, बी पर, सी पर और डी पर प्रेशर की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। आपको कुछ चीज़ें बता दिया जाए कि अगर आप एलॉन्ग एक्सीलरेशन जा रहे हो, है ना, तो आपको जो एच रोजी की वैल्यू लेनी है वो प्लस लेनी है, एच रोजी प्लस करना है। और अगर आप अपोजिट टू एक्सीलरेशन जा रहे हो तो आपको माइनस में एच रोजी लिखना है ना। ये आपको मैंने सिखाया था, फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, चलिए आप बताइए ए पर प्रेशर कितना है? तो ए पर प्रेशर भैया 0 है। सर 0 कैसे हो गया? और क्या होगा? अरे भैया क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ पे वैक्यूम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी ना लोगे। ए पर 0 हो गया। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है अगर ए पर 0 है तो डी पर भी 0 होगा? ए पर 0 तो डी पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, गधे हो। अगर आपने ये रिपोर्ट किया ना, इतना समझाने का और पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। सब का सब तुमने बर्बाद कर दिया। बेसिक से जाया करो। सर हमें तो लग रहा है सेम लेवल पर है, लेयर पर नहीं है। सेम लेवल पर है पर सेम लेयर पे नहीं है। आपको बताया था। चलो सर कैसे लिखेंगे वही समझा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर एट बी कितना होगा? ए पर कितना था आप देखो, पी ए प्लस, आप एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में चल रहे हो प्लस लिखोगे क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे इसी डायरेक्शन में है और आप नीचे आ भी रहे हो तो प्लस एल रो, और एक्सीलरेशन कितना है? जी है। ये क्यों ब्रैकेट क्यों लगाया? कुछ भी आपका हो जाएगा एल रो जी। प्रेशर एट पॉइंट सी कितना होगा? सर सेम लेवल पे। आप ये मत रिपोर्ट करना कि प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी बराबर पी ए प्लस एल रो जी। गलत है भाई साहब, गलत है, ये पाप है, ये मत करना। करोगे तो भुगतोगे, माइनस में नंबर लेके आओगे, है ना। प्रेशर एट सी तब कैसे लिखेंगे? तो आप देखो, आप प्रेशर ए के लॉन्ग पहले यहां से यहां आए फिर यहां से यहां गए, तो पहले आप बी का प्रेशर लिखोगे पी बी प्लस कितना चल रहे हो, एक्सीलरेशन के अलॉन्ग चल रहे हो कि माइनस, माइनस यूज करोगे। सर क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन आपका इधर की तरफ थोड़ी ना, है ना। अगर आपने ये भी किया तो भी गड़बड़ी कर दोगे रे। कंटेनर का एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, अगर आप इसका सूडो बनाओ, सूडो तो भाई अगर आप इसके अलॉन्ग देखो एक्सीलरेशन इधर की तरफ है। अरे यार ये तो हमने कंटेनर को इधर ले गया था ना, सूडो के कंपैरिजन में करते हो ना। देखो गलती आप में से कहां होती है? सर एक्सीलरेशन तो इधर है, हम जा तो इधर रहे तो माइनस यूज करें ना। बेसिक भूल चुके हो। जब आपको हमने सब डेरिवेशन कराया था तो हमने बोला था भाई एक्सीलरेशन ए और ये होता है जी और आपका जी इफेक्टिव इधर आता है। ये थोड़ी ना यूज करते थे, हम इसके अंदर जाके देखते थे ना। तो आप ये गलती मत करिएगा जो आप गलती करते हो। तो प्रेशर एट बी हो जाएगा प्लस कितना चल रहा हो? बी रो ए, और प्रेशर एट बी कितना है आपका? पी ए प्लस एल रो जी प्लस बी रो ए। ये है आपका प्रेशर एट सी, पी ए प्लस एल रो जी प्लस बी रो ए। ठीक, क्लियर है बात? अब प्रेशर एट डी की बात किया जाए तो आप पहले क्या करोगे? ए से बी आए, बी से सी से डी, तो सी पर सी का प्रेशर अब माइनस यूज करेंगे। सर माइनस क्यों? क्योंकि इस वाली लाइन के अलॉन्ग एक्सीलरेशन जी है, पर आप
एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। एक्सीलरेशन आपका नीचे की तरफ है पर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस वर्ड यूज करेंगे। कितना चलोगे, एल चलोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है और एक्सीलरेशन जी है। जब आप सी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आएगा प्रेशर एट सी इज इक्वल टू पी ए प्लस एल रो जी प्लस बी रो ए माइनस एल रो जी, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्रेशर एट डी आपको मिलेगा। देखो ए पर प्रेशर 0 है प्लस बी रो ए, यह आपका हो जाएगा ए रो बी। क्या आपको ये लिखना समझ आया? ये आपका एक क्वेश्चन था, समझ लो। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हमने आपको क्या क्या बताया इस सवाल से कि भाई ए पर प्रेशर आपको लिखना बताया कि भाई ए पर 0 है। क्यों? क्योंकि आपका कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है, और जब आपका कंटेनर क्लोज्ड होता है तो हम लोग वहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक नहीं कंसिडर करते हैं। अच्छा, बी पर प्रेशर हमने लिखा कि भैया ए से आप नीचे आ रहे हो तो आप एच रो जी यूज करके लिख दिए। डी पर और ए पर प्रेशर बराबर नहीं होगा, वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये सेम लेयर पर नहीं है, और सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आपको बताया कि बी पर और सी पर भी प्रेशर सेम नहीं होगा। देखो यहां पर बी का प्रेशर ये आ रहा है और सी का प्रेशर ये आ रहा है, ये आपका एक है और आपका एक ये है और एक आपका ये रहा। ये 4 आपके आंसर हैं, बाकी तो वो प्रोसेस है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। हम एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो रिजल्ट भी याद होना चाहिए, तो नोट करिए इसको। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे क्वेश्चन समझो या आप इसे कॉन्सेप्ट समझो। आपके स्कूल में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्कूलों में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती शायद। भाई हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ाई गई थी, तो हमको यही पता है। अब आपके में पढ़ाई जाए तो बढ़िया है, पढ़ा लो। देखो कहा क्या जा रहा है कि आपके पास एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है, ट्यूब की जो लेंथ है वो एल है। ट्यूब की लेंथ कितनी है? एल है। इसमें एक लिक्विड भरा गया है। अच्छा, अब एक लिक्विड भरा गया है और इस ट्यूब को आप इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हो, है ना। अब एक एंड से जो आपकी ट्यूब है वो खुली भी हुई है, और मान लेते हैं जो आपका ट्यूब है उसमें लिक्विड पूरा नहीं भरा गया है, आधा ऐसे भरा गया है, ऐसे भरा गया है। अब आप इसको ऐसे घुमाना शुरू करते हो, है ना, क्योंकि यहाँ तक भरा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली है, मतलब वाई के बाद आपको लिक्विड मिलेगा। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक वर्ड था नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। अच्छा, जब आप कभी घुमाओगे तो क्या होगा? तो जब आप घुमाओगे तो एक यहाँ पे देखो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल था। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन वर्ड आपने सुना था, जो कि आपका होता था, है ना, v²/r या ω²r, ये आपका होता था, है ना, ये आपका होता था। सर्कुलर मोशन में का ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का। पहले बताओ कितने लोगों को सवाल समझ आया कि आपने एक ट्यूब भरी थी, ट्यूब में आपने लिक्विड भरा, लिक्विड पूरा नहीं भरा हुआ है, कुछ खाली भी है, मतलब यहां से डिस्टेंस x तक है। अब आप ट्यूब को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, मेरे से घूमेगी नहीं, मतलब ऐसे घुमा रहे हो, है ना। तो आप क्या होगा, आप फील करो कि जब आप पार्टिकल को घुमाओगे, एक चीज़ ऐसी नहीं है, मतलब आप अगर सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, तो जब आप गाड़ी को घुमाते थे तो जो किनारे वाला बंदा था वो दब जाता था। ऐसा होता ना, गाड़ी ऐसे घूमती थी और आप दब जाते थे खिड़की की तरफ या जो भी था। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ आपके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगता था या एक फोर्स लगता था जो कि सेंटर से अवे रहता था। तो आप देखो जितनी भी लेयर्स है, ध्यान से सुनो, हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी होती भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स डायरेक्शन में क्या ही कर लेगी ग्रेविटी, है ना। सर हाँ, मतलब वाई में लगती है ना। तो अब आपकी जितनी भी लेयर देखो, एक्सीलरेशन आपको ऐसे बाहर की तरफ एक फील होगा, जिसकी वैल्यू होगी ω² जो भी होगी, ठीक है, ω²L या जो भी मान लो, अब कांस्टेंट तो होगी नहीं, लेकिन चलो ठीक है, ω²L अभी के लिए मान लेते हैं। हालांकि वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो देखो लिक्विड होगा वो इस लेयर में, पहले आप इस बात को सोचो, जो आपका एक्सीलरेशन है ऐसे रहेगा, तो जितनी भी लेयर है सारी की सारी आपकी ऐसे। पहले आपको ये बात समझ आई कि भाई आपका जो लिक्विड है ऐसे परपेंडिकुलर लेयर में शिफ्ट होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि भाई एक्सीलरेशन जो है वो इधर की तरफ है,
तो भाई इसके परपेंडिकुलर आपकी जितनी भी लेयर हैं ऐसे सेट हो जाएंगी। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यानी प्रेशर आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रेशर आपका वेरी कर रहा है। और बचवा जब प्रेशर वेरी करे तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। रिजल्ट याद भी करके रखना है और प्रोसेस को समझना भी है। ये चीज़ आपको अगले चैप्टर्स में दोबारा मिल जाएगी, है ना, दोबारा मिलने वाली है थर्मोडायनेमिक्स में। समझ लो, ये प्रोसेस आपको समझना है कि हम इसको कैसे करेंगे। रिजल्ट फ्लूइड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर लोगे। अभी आज हम करने वाले भी होंगे या होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कर लें। चलिए, तो इंटीग्रेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने माना कि यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पर एक हमने एलिमेंट लिया, है ना। इस एलिमेंट, देखो x डिस्टेंस पे गए और एलिमेंट की जो मोटाई थी dx थी। अब इस एलिमेंट के इधर में देखो, सीखो पहले, एलिमेंट के इधर में हमने एक पॉइंट A माना और इधर एक पॉइंट B माना, जस्ट अगल बगल है, मतलब इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद। अब मुझे बताना कि आपको प्रेशर कहाँ ज़्यादा लग रहा है, A पर ज़्यादा लग रहा है कि B पर ज़्यादा लग रहा है। आप मुझे बताना A पर ज़्यादा प्रेशर होगा कि B पर ज़्यादा होगा। तो भाई B पर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि B को ढेर सारे लिक्विड दबा रहे होंगे, है ना। भाई देखो, A को कम दबा रहे हैं, A को सिर्फ इतने, और B को इतना और दबा रहा है, तो B पर प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, A पर जितना होगा उतना तो होगा ही, प्लस इतने वाले लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा वो और हो जाएगा। और अभी लिखना सिखाए कि भैया देखो, प्रेशर एट B वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट A प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी है, dx है, और यहाँ पर डेंसिटी लिक्विड की रो है, और कितना एक्सीलरेशन होगा पहले बताना। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, पहले आप इस बात को समझो। प्रेशर वेरी कर रहा है, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हमको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे लें, एलिमेंट मान के हमने लिया कि भाई एक एलिमेंट कट किया, और एलिमेंट आपको कट करना सिखाया जा चुका है ना। अब आपने जब एलिमेंट कट किया तो एक एलिमेंट हमने लिया जिसकी मोटाई dx थी, और एलिमेंट की जस्ट इधर एक पॉइंट लिया और एक जस्ट उधर पॉइंट लिया। तो B पर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि B पर और ज़्यादा लिक्विड इसको दबा रहे हैं, A पर प्रेशर कम होगा। B पर प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, B पर ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से जो प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा होगा वो वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो PB इज इक्वल टू PA प्लस DX प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर ये ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या है, ये एक्सीलरेशन है भाई, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। R ओमेगा स्क्वायर पढ़े थे ना सर्कुलर मोशन में, वही है कि भाई यहाँ से मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, तो इन सारे पार्टिकल पर जो एक्सीलरेशन होगा इधर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, आप क्या करने वाले हो, ये PB माइनस PA क्या होगा, आप मुझे बताना। PB माइनस PA बराबर हो जाएगा dx, ऐसे लिखो, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। PB माइनस PA क्या है, ये चेंज इन प्रेशर है या डिफरेंस है, तो आप इसे क्या लिखोगे, dp, क्योंकि स्मॉल ए चेंज है, तो dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है बात। अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए तो आप इंटीग्रेट करोगे, dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन की लिमिट बताना जरा, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ का प्रेशर, मतलब प्रेशर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो भाई यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर आपको लिखना है। सर क्यों, क्योंकि आपका लिक्विड देखो, यहाँ का प्रेशर देखो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भाई, x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है। सर जीरो क्यों नहीं पुट करेंगे, अरे भाई जीरो पे लिक्विड ही नहीं है ना, लिक्विड कहाँ से शुरू है, लिक्विड x बराबर y से लेकर x बराबर l तक ही है। तो आपका यहाँ पे लिमिट हो जाएगा x का y से लेकर l तक, और यहाँ पर होगा p ATM प्लस p अदर एंड पर प्रेशर में माना है p। क्लियर है बात। अब हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको नोट कर लें, या एक काम करता हूँ मिटा देता हूँ, ये मिटा दूँ। चलिए, हमको क्या करना है, मिलकर एक साथ इंटीग्रेशन करना है। तो आपको एक वैल्यू दिख रही है, ये रही, तो आपको हो जाएगा dp, dp का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा p,
और लिमिट रहेगी PATM से P तक। यहाँ पर रो ओमेगा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा और आपका इंटीग्रेशन होगा x dx। अब सीधे लिखते हैं x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x²/2 होगा और लिमिट आपकी हो जाएगी y से लेकर l तक। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा P माइनस PATM इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट l² और एक बार मतलब बाई 2 माइनस y²/2 पुट करोगे और जब आप इसको आप अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर l² माइनस y²/2। ये रिजल्ट है, आपको ये रिजल्ट याद भी करना है। ये रिजल्ट जो है आपको ये रिजल्ट याद भी करके रखना है, ठीक है। अब इसी में आपके दिमाग में कुछ चुल मच रही होगी ना, परेशानी होगी कि सर अगर लिक्विड पूरा भरा होता तो y की वैल्यू 0 होती, तो यहीं पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से l होती है ना। कर ही देते हैं, रुको पहले आपको समझ आया, एक बार डेरिवेशन देख लो। क्वेश्चन था यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आंसर है भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, ये आपका आंसर है। आपको प्रोसेस समझ आई कि भैया जब आप लिक्विड को घुमा रहे होगे तो हमने जो प्रेशर निकाला अदर एंड पर, एकदम एंड पर, यहां पर इतना होगा। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि P इज इक्वल टू PATM, या एक्सेस जो प्रेशर आता है वो होता है रो ओमेगा स्क्वायर l² माइनस y²/2। अगर मान लीजिए यही लिक्विड आपका पूरा भरा होता, इफ लिक्विड इज फिल्ड कंप्लीटली, अगर आपका यही लिक्विड पूरा भरा होता, इस फिगर को मिटाएं, इसी फिगर में हम लोग कर देते हैं, काम चोरी करते हैं। अगर आपका लिक्विड पूरा भरा होगा तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, लेकिन आप उसे फिगर बना के बढ़िया से नोट कर लो, अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए ये लिक्विड पूरा ऐसा भरा होता तो यहाँ पर लिक्विड ऐसे होता, आप y की वैल्यू 0 पुट करते और आपको इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर मिलता P इज इक्वल टू PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर l²/2 होता। सर L क्या है, L ये लेंथ है, L ये लेंथ है, ये वाला भी याद करके रखिएगा। हालांकि ये याद कर लो, इसी से ये निकल के आया है। क्लियर है बात, क्लियर है। हम करें कुछ सवाल इस पे, है ना। अब देखिए इस पे एक सवाल कराता हूँ, फिर जो अच्छे सवाल होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पिक कर लेंगे, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म तो होने वाला नहीं रहा, है ना। तो इसका एक लेक्चर और आएगा जहाँ पे हम इसके अच्छे सवाल करने वाले होंगे। एक सवाल करके आपको छुट्टी देते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, आपके सामने एक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझो। आपके पास ऐसे एक ट्यूब थी, आपने क्या किया, इस ट्यूब को यहां से पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा। पहले आप इसको समझो कि अगर आप इस ट्यूब को ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमाना शुरू कर दो तो क्या होगा। पहले आप इसको देखो एक मिनट, अब देखो इसको, तो क्या होगा। जब आप इसे ऐसे घुमाओगे तो होगा क्या, लिक्विड आपका इस वाले आर्म से खाली होगा और यहां पे चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। क्या आपको यह बात समझ आई। क्या होगा कि लिक्विड इस वाले आर्म में ऊपर उठ जाएगा, खाली होगा ना, क्योंकि जब आप घुमाओगे तो इसको इधर की तरफ एक फोर्स फील होगा और इस फोर्स की वजह से, ये प्रेशर की वजह से ऊपर, मतलब फोर्स की वजह से प्रेशर ज्यादा फील करेगा और ये ऊपर चढ़ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई। क्या आपको ये बात समझ आई कि भाई जब आप इसे घुमाओगे, घुमाते टाइम आपको एक चीज फील होगा कि भाई ये जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ जाएगा। कितना ऊपर चढ़ेगा, मान लेते हैं लिक्विड एक्स वाई खाली होता है ना, तो लिक्विड आपका वाई चढ़ जाएगा ऊपर, यहां पे वाई चढ़ जाएगा ऊपर। और क्या बोलो, अगर लिक्विड यहां से वाई खाली हुआ तो वाई ही तो ऊपर चढ़ेगा। सर ऐसे कैसे वाई चढ़ जाएगा, भाई लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, जितना यहां से खाली होगा उतने तो यहां जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, हो जाएगा। करें कैसे इस सवाल को, करें कैसे इस सवाल को, है ना।
हमें बताना है कि कितना लेवल राइज हुआ, यानी y की वैल्यू बतानी है। करें कैसे इस सवाल को, हमें यही करना है। तो ध्यान से देखिए, लिक्विड का डेंसिटी रो मान सकते हैं क्योंकि दिया नहीं है, ये हो जाएगा रो। अब ध्यान से देखिए, ये लेंथ l दिया है। अब एक काम करो, आप अलोंग g, मैं यहाँ पे एक पॉइंट a मान रहा हूं, है ना। आप a पॉइंट पर प्रेशर लिखो पहले, a पॉइंट पर प्रेशर। तो अगर यहाँ का प्रेशर आप मुझे बता सकते हो कितना होगा, यहाँ का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक। अब ध्यान से सुनो, अगर आप इस वाली लाइन के अलोंग चलते हो, अलोंग g, ध्यान से सीखिएगा कि भाई ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। तो अगर आप P ATM से इधर आते हो, तो अगर आप अलोंग y एक्सिस चलते हो या अलोंग g चलते हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि A पर प्रेशर जो होगा वो P ATM प्लस y रो जी होगा। भाई अभी तो यही सीखा ना कि अगर हम अलोंग जी चले, यहां से नीचे आएंगे तो A पर प्रेशर y रो जी बढ़ जाएगा। बात समझ आई? सर हो तो गया, अब y कैसे निकालेंगे? PA तो पता ही नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। अब आप x एक्सिस के अलोंग क्या लिख सकते हो? अभी आपने रिजल्ट पढ़ा था, क्या ये वही सेम सवाल नहीं है कि ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे चला जाएगा। तो आप अगर अलोंग x एक्सिस लिखो, तो अभी जो आपने पढ़ा, कॉपी का पेज पलटो तो आपको पता चलेगा। अगर आप अलोंग x एक्सिस देखो, आपने अभी रिजल्ट लिखा था PA इज इक्वल टू PATM प्लस कितना खाली हो रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। भाई यही तो लिखा था ना, बोलो। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम को रिपोर्ट कर रही है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो आप क्या करोगे, कंपेयर कर लो, है ना। कंपेयरिंग, तो आपको क्या मिलेगा, PATM प्लस वाई रो जी इज इक्वल टू PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। PATM से PATM कैंसिल, वाई रो जी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। सर इसे सॉल्व करें? नहीं सर, इसे सीखे। हाँ, अब देखो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट तो था ही, मैं इस सवाल से आपको समझाना या सिखाना क्या चाहता हूं वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आप समझो कि आपको मैंने क्या सिखाया कि भाई आप इस पॉइंट पर प्रेशर आपने दो तरीके से सीखा, एक तो रोटेशन वाले से सीखा जो अभी आपने सीखा, और एक आपको सिखाया कि P मतलब ATM प्लस H रो जी वाले से सीखा। आपने दोनों को सॉल्व किया, इक्वेट किया। सर आगे सॉल्व क्यों नहीं करेंगे? देखो y की वैल्यू निकालनी है, और y में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। जब आपको क्वेश्चन में, मतलब आपको कभी ये सवाल बुक में मिलेगा, DP में मिलेगा, या आप कहीं भी मिलेगा, तो आपको ये वैल्यूज लिख के आएंगी अच्छी अच्छी यार। तब आप करना, यहाँ पे आपको सिर्फ सीखना था, आपने सीख लिया। समझ आई बात कि नहीं आई कि भाई ये चीज आपको मिल गई? बोलो बोलो बोलो, है ना। अब इसी के बाद आपको एक अच्छा चीज सिखाता हूं मैं, जिसे हम लोग प्रेशर इक्वेशन बोलते हैं। मतलब इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे अगर आप समझो तो। मैं इसे मिटाता हूं, आपको सिखाता हूं कि इसे आप एक तरीके से और कर सकते हो, जिसे बुक्स में या काफ़ी लोग प्रेशर इक्वेशन बोलते हैं, हम भी उसे प्रेशर इक्वेशन ही बोलते हैं, है ना। तो प्रेशर इक्वेशन के मेथड से आपको मैं सिखाता हूँ। ये वाई लेंथ थी इतनी, है ना। अब मुझे बताना, यहाँ पे एक पॉइंट 1 मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट 2 मान रहा हूँ, है ना। अब मुझे बताना 1 और 2 पर प्रेशर कितना होगा? सेम होगा, सेम होगा। आप क्या 1 से 2 जा सकते हो? आपको ज़्यादा सिखाया गया है ना, तो चलो आप जाओ 1 से 2, है ना। प्रेशर इक्वेशन से आपको सिखा रहा हूँ। इसी सवाल को करने का दूसरा जो मेथड है वो प्रेशर इक्वेशन है। क्या है? प्रेशर इक्वेशन है ना। कैसे? ध्यान से देखो, आप लिखो प्रेशर एट 1 कितना है, वो कुछ भी होगा। यहां से यहां तक का, यहां का देखो, यहां का प्रेशर कितना होगा, प्लस कितना बढ़ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अरे ये तो याद ही करना पड़ेगा यार। अब चाहे प्रेशर इक्वेशन लिखो चाहे बेसिक से जाओ, ये तो याद करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब यहां से ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओगे तो आप माइनस लिखोगे। क्यों सर? क्योंकि भाई ग्रेविटी नीचे है
और जहाँ आप ऊपर रहे हो तो माइनस कितना ऊपर जा रहे हो, वाई रो जी, और आपको क्या मिल रहा है, P2। और आपने खुद बोला कि सर P1 बराबर P2 बराबर PATM होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस में वाई रो जी इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको एक लाइन और सॉल्व कर दो तो आपको वही नहीं दिख रहा है, बताइए क्या आपको वही नहीं दिख रहा है, सेम। आप इसे जुगाड़ बोल सकते हो, ये प्रेशर इक्वेशन वाला है, अल्टरनेटिव मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई उस सवाल को एक तरीका और है सॉल्व करने का, जिसे हम लोग प्रेशर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको हमने ये सिखाया है ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला लेक्चर देखने से पहले आप इस लेक्चर को एक बार बढ़िया से रिवाइज कर ले, ठीक है। और फिर अगला लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि हम अगले लेक्चर में एडवांस लेवल तक का टच करने वाले हैं, कि एडवांस में जिस लेवल के सवाल आए थे या आपका मेंस में जिस लेवल के सवाल आ रहे हैं उसको टच करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।